क्या कहिएगा उन हौसलों को जो बुलंदियों के की सारी हदों को पार कर गए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो बातें आपके सामने हम ला रहे हैं, पूरी दुनिया में जो बहस इस समय छिड़ी हुई है गाजा को लेके, उस पर हमारा फोकस रहेगा। जो डे टू डे इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे ब्रीफ में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस जो कि फ्यूचर तय कर सकती है इस पूरे रीजन का, ये खड़ी हो गई है। और आपको बता दें कि ये हमास के और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पक्ष में है। ऐसी ऐसी चीजें मैं निकाल के लाया हूं, ऐसे ऐसे सबूत मैं निकाल के लाया हूं कि जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। और मैं अपने जो मेरे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से मेरे व्यूज जानबूझ के घटाए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट आप करिए, उसके बाद तो खैर हम देख लेंगे। जो भी इस तरह की फोर्सेस हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, मैं रेजिस्टेंस की आवाज हूं हिंदुस्तान में, पूरे साउथ एशिया में। और किसी को इसके बारे में अगर मुगालता है तो आमने सामने आ जाए, उस चौराहे का नाम बता दे, मैं उस चौराहे पे आके उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट तुम साउथ इंडिया में बता दो, वहां आके हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। इस तरह से धमकियां जो मुझको दी जा रही हैं, इससे मैं कतई पीछे हटने वाला नहीं हूं। साथियों, गाजा में देखिए जो पूरा हो रहा है, पूरा जो मामला है, उसमें केवल आज के दिन, अब आप सोचिए पिछले 5-6 घंटों में, केवल अभी तो फिलिस्तीन में पूरी शाम पूरी रात बाकी है, और ये जो 24 मई की जो घटनाएं हैं, 10 मरकवा टैंक्स केवल जबलिया में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उड़ा चुका है, उनको नष्ट कर चुका है। उसके साथ साथ एक ल्यूरिंग ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें एक टनल की तरफ आईडीएफ के सोल्जर्स को लुभा के लाया गया। वो जो टनल थी वो पहले से बूबी ट्रैप थी, और उसमें एक्सप्लोजन हो गया, उसमें सोल्जर्स मारे गए। उसके साथ ही साथ D9 बुलडोजर जो आईडीएफ के हैं, वो उन पे एक बड़ा हमला हुआ और 2 D9 बुलडोजर वहीं पर मार दिए गए। उसके बाद में देखिए, आज मैं गाजा वेस्ट बैंक अलग नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए एक बड़ी बहस पे मैं बात कर रहा हूं, एक ही वीडियो बनाऊंगा। वेस्ट बैंक में यह स्थिति है कि जो जेनिन की लड़ाई हुई, जिसके बारे में हमने कहा मौत की दीवार खड़ी की। और मैं थोड़ा सा दुखी हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतने जबरदस्त वीडियो को, जिसने इतनी जबरदस्त बात की, उसको आप लोगों को कम से कम देखना चाहिए था और ज्यादा रिकमेंड करना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से अब आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? इसको आपको भी अपनी अंतरात्मा को एक तरह से टटोल के से एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अब देखिए, जो जेनिन की लड़ाई हुई और जिसके बारे में हमने आपको बताया, कल जो अलग वीडियो हमने वेस्ट बैंक पे बनाया था, और उसमें उस लड़ाई का असर आप देखिए कि आज एक बूढ़ा आदमी मतलब 60s में अपने, वो एक मेगाफोन लेके, फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में, वो जेनिन में नहीं, कहीं और ट्यूबस में, वो आदमी अकेले सड़क पे निकला मेगाफोन लिए, और मेगाफोन लेके वो चिल्ला रहा है, और सामने इजरायली ट्रूप्स हैं, उनके सामने वो खड़े होकर चिल्ला रहा है कि कहां गई तुम्हारी हिम्मत, कहां गए तुम्हारे लोग? जेनिन में तुमने 11 फिलिस्तीनी शहीद किए, लेकिन जेनिन में जो तुम्हारा हाल हुआ है, जो मारे गए हो तुम लोग, एक मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से लोगों ने वेव आफ्टर वेव ऑफ पैलेस्टीनियन फाइटर्स वो आते गए, एक्सप्लोसिव्स छोड़ते गए, और पहली बार आईडीएफ को मानना पड़ा कि भैया ये तो गाजा की टक्कर की लड़ाई है। उसमें आप सोचिए एक आदमी मेगाफोन लेके इस तरह से चिल्ला रहा था। उत्साह का यह आलम है कि कम से कम, जो मुझे खबर है, कि कम से कम 5000 यूथ और तैयार हो गए हैं हमास के लिए लड़ने को। 5000 यूथ। वेस्ट बैंक की बात मैं कर रहा हूं, वेस्ट बैंक की, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा हूं। गाजा में हमास का रूल रहा है 2006 से, और उसके अब वहां पर हमास को कोई उस तरह की मतलब कोई कमी ही नहीं है फाइटर्स की। वेस्ट बैंक में बहुत सारे लोग जो आर्म्ड स्ट्रगल में अभी उस पूरी तरह से नहीं थे, 5000 हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, वो नए एनरोल हुए हैं, और उनमें से कम 1000 ने यह भी कहा है कि हम गाजा जाने को तैयार हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का जो प्लान है कि वेस्ट बैंक से इजराइल को क्रॉस करते हुए, इजराइल की टेरिटरी जो वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में, उसके अंदर भी टनल्स हैं, ये किसी को नहीं पता। ये आईडीएफ ने अभी तक
फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया। आप कहेंगे आप वीडियो में बता रहे हैं तो उन तक कैसे नहीं पहुंचेगा? उन तक पहुंचने से सब चीजें नहीं हो जाती हैं। ये सब चीजें उन तक पहुंचने से नहीं होती। उन तक तो बहुत सारी चीजें पहुंची थी। 7 अक्टूबर की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंची थी। क्या हुआ? अभी मैं कह रहा हूं वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में टनल्स हैं इजरायली टेरिटरी में, वहां से 1000 फाइटर्स जाने वाले हैं। तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है। शिन बेत को चैलेंज मैं करता हूं, मोसाद को चैलेंज करता हूं। तुमने आके यहां 26/11 किया, मोसाद ने किया। अब नरेंद्र मोदी आज बोल रहे थे कि ये मतलब पाकिस्तानियों ने क्या, अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे हो नरेंद्र मोदी? इसको यहां के लोगों ने, तुम ही लोगों ने मिलके इसको अंजाम दिया और तुम ब्लेम कर रहे हो किसी और को। बल्कि मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी फोर्सेस इस तरह की हैं और यहां की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान का राइट विंग और इंडिया का राइट विंग आपस में साठगांठ है उसकी, और उसकी साठगांठ यही है कि वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म कर देना। और नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा नेता उस पूरे गैंग का है जो इंडियन राइट विंग और पाकिस्तानी राइट विंग का है। अब देखिए मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। अब मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो नीचे से अंडरग्राउंड टनल्स हैं उससे 1000 फाइटर्स जाएंगे और वो जाके गाजा में जो कोहराम मचाएंगे उसका अंदेशा अभी किसी को नहीं। और मैं जो कह रहा हूं, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा एक कंजर्वेटिव राइट विंग, आप कह सकते हैं एक राइट विंग जर्नल, उसने खबर छापी आज। उसके बाद आज इजरायलियों ने इस बात को माना कि हम लोगों ने जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। और क्या सोचा नहीं था? हम लोग ने सोचा था कि हम लोग नॉर्थ गाजा से घुसेंगे, सेंट्रल गाजा में अल जैतून जो कि सेंट्रल ईस्ट गाजा में है, वहां पर हम अपना एक कैंप बनाएंगे बड़ा, और उसके बाद हम साउथ की तरफ चलेंगे, खान यूनिस और इसकी तरफ राफा की तरफ। और ये जो शुरू में प्लान बना था, जो मतलब जो ग्राउंड इन्वेजन गाजा का शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 27-28 अक्टूबर के बीच शुरू हुआ था, उस समय ये प्लान था। और कारपेट बॉम्बिंग मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ गाजा नामो निशान खत्म कर दिया। आप बताइए, इतनी भयंकर कारपेट बॉम्बिंग हुई और उसके बाद इजरायली सेना घुसी। लेकिन इजरायली सेना को लगातार जिस मार का सामना करना पड़ा नॉर्थ गाजा में। आप देखिए बड़ी बड़ी किलिंग्स इजरायली सोल्जर्स की नवंबर में हुई, दिसंबर में हुई। फिर भी इजराइल कहता रहा कि हमने 13,000 हमास के मिलिटेंट्स को मार दिए। नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, ये कहता रहा कि हमने 13,000 हमास के मिलिटेंट्स को मार दिया है, 30 से 40,000 उनकी फौज, हमने 13,000 लोगों को मार दिया है। हम देखिए जबलिया में घुसे नॉर्थ गाजा में, उसके बाद बेत हनून वगैरह सब हमने वो कब्जा कर लिया है। फिर अल जैतून में आए हम, सेंट्रल गाजा, उसके बाद हम खान यूनिस में गए, उसको भी हमने कर दिया। अब केवल राफा बचा। और नेतन्याहू ने ये तक कहा कि हमास की जो 24 बटालियन है उसमें 4 केवल बची है, 20 को ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम मार चुके हैं राफा में घुसने के पहले। ये आज की बात नहीं है, करीब 1.5 महीना पहले नेतन्याहू ने इस बयान को दिया था कि 24 बटालियन है हमास की, उसमें से 20 खत्म हो गई हैं, हजारों लोग हमने हमास को मार दिया। और अभी क्या बयान दिया? अभी ये बयान इन्होंने दिया कि जो 35,000 से ज्यादा जो शहीद हुए हैं लोग गाजा में, उनमें से आधे से ज्यादा हमास के हैं। और जबकि 71% उसमें औरतें और बच्चे हैं। बार बार इस बात को कहूंगा, 71% उसमें औरतें और बच्चे। किसी की दम में दम नहीं कि जो आके मेरी आंख में आंख मिला के बोल सके, कोई भी हो। देखिए ये झूठ का साम्राज्य बहुत दिन चल गया। हिंदुस्तान में जो होगा वो तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो जानकारी के लेवल पे जो एक जंग है, जानकारी की जंग, उस जानकारी की जंग में हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए और हमारे साथ रह के, और इसमें ये जिहाद है, ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध और जिहाद में आपको देखना होगा कि किसका साथ देना और किसका नहीं साथ देना। अब देखिए मैं आपको, और जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो बीच के लोग हैं, जो उदारवादी लिबरल्स हैं, इनसे हमेशा बच के रहिए। जो कहते हैं कि गाजा में हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन हमास के साथ नहीं है। अरे तो हमास के साथ नहीं तो तुम इजराइल के साथ हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान में भी ये जो उदारवादी हैं जो कह रहे हैं बीजेपी हार जाएगी, अभी देखिए इनका ये जब बीजेपी से लड़ने की बारी थी तो ये लड़ते नहीं है, और अचानक कुछ बात इस तरह की आ जाती है, कुछ बीजेपी वाले ही शगुफा छोड़ देते हैं, बीजेपी हार रही है तो उसी को बोलने लगते हैं। चुनाव की असली स्थिति क्या है मैं आपको, क्योंकि वो जटिल स्थिति है, वो मैं आपको 1 जून को बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि जो उदारवादी इस तरीके के लोग हैं, मैंने नाम तक लिया, अजीत अंजुम, रविश कुमार, मैं नाम ले रहा हूं। उसके बाद जो आपके ये जो 4 PM न्यूज़ है, उसके बाद जो ये
और कुछ इस तरीके के जो ये जो चैनल्स हैं, तो पब्लिक इंडिया है, अरे मतलब बहुत सारे हैं। मैं हो सकता है कि नाम एक दो नामों में थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग जो हैं कभी भी ना बीजेपी को हरा सकते हैं, ना जो 4 जून के बाद होने जा रहा है भारत में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और गाजा के बारे में अगर आप गाजा पे स्टैंड नहीं ले पाए तो आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आप गाजा पे स्टैंड नहीं ले पाए तो आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। आप देखिएगा ये लोग हथियार डाल देंगे। ये लोग जब 4 जून को काउंटिंग होगी ये लोग हथियार डाल देंगे, लेकिन होगा वो जो मैं कहूंगा 1 जून को आपको होगा भाई। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पूरी दुनिया में बहस ये छिड़ गई है कि भाई ये बताओ, नेतन्याहू के सामने सवाल हो गया है कि तुमने तो ये कहा था कि हमास की 4 बैटेलियन राफा में बची है, तुमने कहा था कि हमने सारी चीजें मार दी, हमने 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 सारे किले फतेह कर दिए। क्या हो रहा है? ये जो दोबारा हुई लड़ाई, ये जो चलो ठीक है जो नवंबर दिसंबर जनवरी में हुआ, इजराइल झूठ बोला राफा तक, उसने कहा हम राफा तक पहुंच गए, लेकिन जो काउंटर अटैक किया, जो रेजिस्टेंस ने काउंटर अटैक किया, आज की तारीख में जबलिया में फिर से कितने इजरायली मारे गए हैं आपको पता है? ये बात सैकड़ों की संख्या में कितने टैंक नष्ट हो गए हैं, कोई उसकी गिनती नहीं है। और मैंने आपको जो आंकड़े दिए हैं बहुत ही आंशिक आंकड़े हैं, क्योंकि खुद रेजिस्टेंस अभी तक पूरी तरह से सारी चीजों को फैक्टर इन नहीं कर पाया। कैसे करे? वो तो लड़ रहा है जमीन पे, और उसकी जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है बहुत। अभी हिजबुल्लाह तक को नहीं पता कि एक्चुअली हमास ने ये जो दूसरा काउंटर ऑफेंसिव किया कि जब नेतन्याहू ने कहा हम राफा पे हमला कर दें तो उसने जबलिया पे हमला कर दिया, और जबलिया पे हमला करके पूरी दुनिया को उसने दिखा दिया कि अरे ये जो इलाके जबलिया, बेत हनून, ये जो नॉर्थ गाजा के इलाके, सेंट्रल गाजा के इलाके, खान यूनिस, इन सारे इलाकों पे जो इजराइल कह रहा है कि हम फतेह कर चुके हैं, इसमें तो इजराइल हार रहा है, इसमें तो हम देखो हमारा शासन है, यह हमास ने कहा। आप इस चीज को नोट करिए। इससे क्या हुआ है, पूरी दुनिया, पूरा जो माइंडसेट है इजरायलियों का हिल गया है, अमेरिका का हिल गया है, वेस्ट का हिल गया है। जो ईरान कर रहा है, ईरान के देखिए प्रेसिडेंट को एक तरह से इन्हीं ताकतों ने मारा है, और ईरान ने जो जवाब दिया, ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभर गया। वो भी अमेरिका टॉलरेट कर सकता है कुछ हद तक, क्योंकि ईरान के पीछे चाइना, रशिया, अल्टीमेटली अमेरिका को ही मारेंगे। लेकिन अमेरिका ये नहीं टॉलरेट कर सकता कि गाजा में हमास जीत जाए। ये कैसे ये हो ही नहीं सकता। तो जो हो नहीं सकता वो हो रहा है सालों, वो हो रहा है। और इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें ये मत कहिएगा कि मैं ज्यादा उत्तेजित हो रहा हूं। ये सारी चीजें बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ इस तरह के कभी कभी इस्तेमाल शब्द करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, और इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए यहां पर जो पूरी बात चल रही है वो ये चल रही है कि भाई नेतन्याहू तो हार गया है, और अब जो 2 प्रपोजल्स जो आए हैं, जैसे अमेरिका का एक प्रपोजल आया है, वो प्रपोजल ये आया है कि जो सऊदी अरेबिया है और जो अरब नेशंस हैं वो कुछ जो हमास से इतर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके साथ मिलकर एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाए और इवेंचुअली एक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ बढ़ा जाए। और ये चीज इजराइल को मान होनी चाहिए थी, लेकिन इजराइल ने इसको तो पहले रिजेक्ट कर दिया। नेतन्याहू ने पहले रिजेक्ट कर दिया, हमास ने भी रिजेक्ट कर दिया है। हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा कि किसी भी तरीके का पोस्ट वॉर कोई भी सेटलमेंट होगा तो उसका हिस्सा हमास को रहना बहुत जरूरी है। और सही बात है, जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो अगर हिस्सा नहीं होगी सरकार का, ये तो वही बात हो गई कि मतलब अंग्रेज कहते कि ये शर्त है भारत को आज़ादी देने की कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में ना आए, वो अपने को खत्म कर ले, हम ऐसे लोगों को सत्ता देंगे जो कि कांग्रेसी रही, उस समय की जो कांग्रेस थी 1947 की। आज की जो पूरी सिचुएशन है, आप हमें बताइए कि ये जो पूरा प्लान अमेरिका दे रहा है इसमें इनकी हालत खराब। 2 जनरल, इजराइल के एक्स जनरल, उन्होंने इस चीज को कहा है, नेतन्याहू पे हमला किया कि तुम क्यों नहीं इस चीज को मान रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि ये जो प्रपोजल है कि सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम अरब देश और कुछ नॉन हमास पैलेस्टीनियंस कुछ दिनों तक सत्ता संभालने गाजा में, कितना बेवकूफीपूर्ण यूटोपियन बातें, ऐसे बुरी काल्पनिक बातें। कोई पैलेस्टीनियन आगे ही नहीं आया, वहां पैलेस्टीनियन मेगाफोन लेके चिल्ला रहे हमास जिंदाबाद। अब बताओ, और कोई अरब नेशन, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस समय कुछ इस तरह का काम कर सके, अमेरिका के साथ कोलैबोरेट कर सके। अमेरिका का इतना बड़ा इनिशिएटिव
इतनी, जो अमेरिका 22 लाख लोगों को महीनों खिलाने के लिए जो एक एड शिप भेज दी, वो सुनने में मतलब कितने दिनों से बात हो रही कि वो आ गई है, उसके लिए आर्टिफिशियल हार्बर बन रहा है, लेकिन उतनी बड़ी 1000 सोल्जर्स अमेरिकन है, लेकिन उसकी 1% एड उतर नहीं पा रही। इतना खौफ है अमेरिका में 1% एड, क्योंकि हमास ने कह दिया है कि अगर हमको अमेरिकन सोल्जर्स दिख गए तो हम गोली मार देंगे। अगर अमेरिकन सोल्जर्स दिख गए तो इजरायली सोल्जर्स की ही तरह वो ट्रीट होंगे, दुश्मन होंगे, मैं गोली मार देंगे। सीधी बात है। अब देखिए यहां पर जो पूरी बात आ गई, फंस गई है कि जो सुझाव अमेरिका और कुछ लिबरल जैसे बेनी गैंट्स और जो नेतन्याहू के खिलाफ वॉर कैबिनेट में जो विद्रोह किए थे, उन लोगों का जो प्रपोजल है कि भाई आप पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात करिए, आप इसकी बात करिए, नॉन हमास सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हो, भैया तो कहाँ हैं लोग ऐसे? वो तो है ही नहीं। और उसके बाद फिर क्या स्थिति बच जाती है? उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, जो हमास ने सीज फायर प्रपोजल दिया है। अब इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि भाई एक ही प्रपोजल कि जो हमास ने प्रपोजल दिया था कि एक 35 दिनों का, और उसके पहले दिया था 45 दिनों के 3 स्टेजेस होंगे, उसमें हम पहले होस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे, हम होस्टेजेस छोड़ेंगे, एक इजरायली होस्टेज के बदले 30 फिलिस्तीनी होस्टेजेस छूटेंगे, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस कर रहे हैं और जो खास तौर पे बहुत बुरी तरह से शोषण जिनका हुआ है और जिनका टॉर्चर हुआ है, उस सारे लोग रिलीज किए जाए, और उसके साथ साथ गाजा के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन का प्लान हो, और सबसे पहली बात कि तुरंत सीज फायर हो, इजरायली फौज गाजा खाली करे। यही बात इजरायली जनता भी इस बात को कह रही है। इजरायली जनता कह रही है कि ये जो प्लान है कि अरब देश मिलके और कुछ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका, जो नॉन हमास पैलेस्टीनियंस का कभी बन ही नहीं सकता। इजराइल की जनता कह रही है इस बात को कि ये इम्प्रैक्टिकल है। वो भी इस बात को कह रही है कि हमास से डील करो ना भाई, जो दुश्मन है असली उसी से तो डील होती है। आप बताइए, अगर आपको आजादी चाहिए तो अंग्रेजों से ही तो आपने जाके लड़ के आजादी ली, फिर उनको फोर्स किया कि तुम साइन करो, उनके पार्लियामेंट को फोर्स किया कि तुम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास करो और तुम यहां से जाओ। ये ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अमेरिका से जाके कहा कि तुम आ जाओ और तुम इंग्लैंड को आके समझाओ। ये बात क्या इस तरह की बात हुई थी? नहीं हुई थी। तो इसमें ये देखिए, वहां की जनता भी कह रही है कि हमास के साथ समझौता क्यों नहीं कर रहे हो नेतन्याहू से, और नेतन्याहू बीच में फंस गया। वो जो अमेरिकन प्लान है उसके भी खिलाफ है। हमास के साथ कोई समझौता करे तो उसकी मौत है। हमास के साथ समझौते का मतलब है कि नेतन्याहू का वही हाल होगा जो मुसोलिनी का इटली में हुआ था या हिटलर का हुआ था। हिटलर ने अपना गोली मार ली थी, मुसोलिनी को जनता ने दौड़ा के, इतना बड़ा फासिस्ट डिक्टेटर इटली का 20 साल से ज़्यादा उसने वन पार्टी रूल इटली को रूल किया मुसोलिनी ने, और जनता ने उसको दौड़ा के उसको वहीं पर मारा, उसको पब्लिक लिंचिंग उसकी की। अब आप बताइए, ये जो नेतन्याहू की स्थिति यही होगी, पब्लिकली लिंच हो गई है, और ये पूरा मूड इजराइल में बन रहा है। अगर इसने हमास से समझौता नहीं किया तो नेतन्याहू की लिंचिंग कोई रोक नहीं सकता है। और आपको बता दें, कुछ और अपडेट बता दें, यमन ने आज 4 जहाज यमन ने मारे, और वो इस तरीके से मारे हैं कि उसमें 2 कमर्शियल जहाज हैं और 2 वॉरशिप्स हैं। जो अमेरिका की वॉरशिप थोड़ी बहुत बच गई थी उनको मार दिया है, और इसके बाद यमन ने चैलेंज किया है अमेरिका से कि तुम आओ, तुमने इतना हम पे बमबारी की है, सब कुछ किया है, तुम आओ और हमसे लड़ो। हिजबुल्लाह ने लगातार आज, कम से कम मैं गिन रहा था, केवल आज 27 हमले किए इजराइल के ऊपर। केवल एक दिन में आज हिजबुल्लाह के केवल हमलों में 50 से ऊपर इजरायली सैनिक मारे गए। इराक ने फिर से इलियात और हाइफा दोनों पोर्ट्स पे हमला किया, और जो लेवाइथन जो गैस बेस है, मैं बार बार कह रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है इजराइल के लिए। लेवाइथन जो गैस पोर्ट है मेडिटेरेनियन सी में, जहां तक इराक एक बार उसने एक मार की थी, लेवाइथन के आसपास वो फिर से मार रहा है और वार्न कर रहा है इजराइल को कि तुम सरेंडर करो, नहीं तो हम इस पूरे गैस पोर्ट को उड़ा देंगे। अब बताइए, पूरा गैस पोर्ट उड़ने की कगार पे है, और वो कभी भी ये देखिए प्रिपरेशन होती है, रेजिस्टेंस का तरीका है लड़ने का। वो प्रिपेयर करके पूरा ये करके आता है और उसके बाद वो अटैक करता है। और इराक में आपको एक चीज़ और बता दें
कि यमन के रेजिस्टेंस, यमन में जो हुतीस पावर में हैं और जो इराकी रेजिस्टेंस के जो कतैब हिजबुल्लाह जो इराक में है, उनके नेताओं में फ़ोन से बात हुई और उसमें पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन की बात हुई। अब उसके डिटेल्स अभी नहीं आए, लेकिन आप ये सोचिए कि इराक कहाँ, यमन कहाँ, बीच में क्या क्या है। सऊदी अरेबिया भी पड़ता है, जॉर्डन भी पड़ता है, तमाम ऐसे देश पड़ते हैं। अब ये जो पूरा जो जॉइंट ऑपरेशन की बात है इराक और यमन की, ये कहाँ होगा? ये इजराइल के खिलाफ ही होगा, लेकिन किसकी ज़मीन से होगा? और ये भी खबर आई है कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन दोनों देशों के अंदर रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं और कभी भी वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की ज़मीन इस्तेमाल कर सकती हैं इजराइल पर हमला करने की। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। और इस चीज़ को कोई भी मीडिया इसको दिखाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबके यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन इनको नहीं, लेकिन सबके पास वो बिल्कुल निरुत्तर है, वो बिल्कुल निरुत्तर है। और इसमें देखिए क्या होगा, जो यमन और जो वहाँ पर इराकी जो रेजिस्टेंस है उसका जो कंबाइंड एक ऑपरेशन होगा, उसमें सही बात है हिजबुल्लाह भी आएगा और उसमें उसके साथ साथ जो बहराइन में जो एक रेजिस्टेंस फोर्स इमर्ज की वो भी आएगी। इजिप्ट में रेजिस्टेंस फोर्स इमर्ज कर चुकी, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ जॉर्डन के अंदर जो पूरी स्थितियाँ हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर पूरी स्थितियाँ हैं। तो ये देखिए, अगर बहुत जल्दी नेतन्याहू ने हमास के साथ समझौता नहीं किया तो नेतन्याहू की पब्लिक लिंचिंग तय है और उसके बाद पूरे रीजन में एक तरीके से हमास का जो डंका है, हमास का डंका झंडा, दोनों डंका बजेगा और झंडा लहराएगा।